सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संतान की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा ललई छठ का व्रत। कुंड तालाबों पर महिलाओं की उमड़ी भीड़। वाराणसी डिविजनल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 55वां द्विवार्षिक महाधिवेशन का शुभारंभ। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। और अंत विद्यालय के धरनारत छात्रों से मिलने पहुंचे अधिवक्ता सौरभ तिवारी। छात्रों को दिलाया न्याय का भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। सनातन धर्म में भाद्र माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या ललई छठ मनाने की परंपरा है। शनिवार को आयोजित इस ललई छठ पर व्रती महिलाओं ने संतान की दीर्घायु की कामना के साथ पूजन अर्चन किया। सनातन धर्म में भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या ललई छठ मनाने की परंपरा है। शनिवार को आयोजित इस ललई छठ पर व्रती महिलाओं ने हल षष्ठी का व्रत रखकर संतान की लंबी आयु की माता ललई छठ से कामना की। इस व्रत के दौरान कोई अन्न नहीं खाया जाता है। महुआ के दातुन कर हलष्ठी व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस व्रत में केवल वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, करमुआ का साग, पसही का चावल आदि। इस व्रत में दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल षष्ठी व्रत में भैंस का दूध, दही और घी के प्रयोग की परंपरा है। ललई छठ पर ईश्वरगंगी तालाब, रामकुंड, शंकुलधारा तालाब सहित नगर के अन्य कुंड तालाबों पर व्रती महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान व्रती महिलाएं सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुत्र की दीर्घायु का संकल्प करते हुए नए वस्त्र धारण कर अपने आसपास तालाब पर पहुंची। ललई छठ पर्व के शुभ अवसर पर पुत्र रत्न प्राप्ति एवं सुख समृद्धि की कामना को लेकर व्रती महिलाओं की काफी भीड़ ईश्वरगंगी तालाब के किनारे पूजा पाठ करने के लिए उमड़ पड़ी, जहां तिल रखने की जगह भी नहीं बची। भारी बारिश के चलते इस बार ईश्वरगंगी तालाब पानियों से लबालब हो गया था, जिसके कारण व्रती महिलाओं ने तालाब किनारे सीढ़ियों पर पूजन अर्चन किया। नगर निगम के उच्च अधिकारियों एवं सफाई कर्मियों की घोर उदासीनता के चलते इस बार तालाब की साफ सफाई नहीं की गई थी, जिसके चलते ही प्राचीन ईश्वरगंगी तालाब नरक कुंड के रूप में दिखाई दिया और चारों तरफ कीचड़ फिसलन के बीच व्रती महिलाओं और सुहागिनों ने पुत्र रत्न एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर पूजा पाठ किया। वहीं दूसरी तरफ ईश्वरगंगी तालाब पर पूजन करने के बाद व्रती महिलाओं ने ललई छठ माता मंदिर जाकर वहां भी दर्शन पूजन करने के बाद बजरंग व्यायामशाला स्थित प्रांगण में जाकर हनुमान मंदिर का भी दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया। हम यहाँ पे आए छठ पूजा सबके साथ करने के लिए आए हुए हैं। ये छठ पूजा जो होता है बेटों के लिए होता है। क्या मानता है? मानता ये है कि मतलब इस छठ पूजा को करने, ये पुरानों से पूर्वज हमारे करते चले आ रहे हैं। वो छठ पूजा का बहुत महत्व है। ये पूजा जो होता है बेटों के लिए, खास करके लड़कों के लिए पूजा किया जाता है। इसलिए हम लोग सब लोग इस पूजा को सब लोग मिल के साथ में करते हैं। ये पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। जिनको पुत्र नहीं होता है वो ये व्रत करते हैं, उनको पुत्र भी प्राप्त होता है। और कितनी औरतें हैं खड़े कथा सुनती हैं, जो कि पुत्र हो या कई लोग होते मन्नत मानती हैं कि मेरे बेटे का ब्याह अच्छे हो जाए, ब्याह नहीं होता तो वो खड़े खड़े कथा सुनती, 6 कहानियाँ होती हैं। मेरा जल व्रत रख के मतलब सुनती हैं। और फिर शाम को ये तिल्ली का चावल, करेमू का साग और कुंदरू, ये इसका विधान है। शाम को इसको सूर्यास्त से पहले खा के पानी पिया जाता है। पूजा पाठ ये लड़के के लिए होता है और ये छठ हलई छठ होता है, हल छठ कहा जाता है। और ये यहाँ ईश्वरगंजी में आके पूजा किया जाता है। इसमें सब सामान लिया जाता है, चिड़िया है, घड़िया है, इसमें मेवा भरा जाता है, 6 मेल का फल इसमें लगाया जाता है। और फिर पूजा का वो जो पत्ता रहता है उसको लगा के फिर माला वाला चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, फिर 6 कहानी खा के फिर पूजा हो के और उसमें प्रसाद लिया जाता है। भारत माता मंदिर के बाहर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद विशाल पांडे के सम्मान में हस्ताक्षर अभियान चलाया। वाराणसी के भारत माता मंदिर के बाहर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के शहीद विशाल पांडे के सम्मान में हस्ताक्षर अभियान चलाया। दरअसल ये हस्ताक्षर अभियान
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर वादे पूरा न किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शहीद विशाल पांडे की शहादत के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने परिजनों के साथ कई वादे किए थे, लेकिन 2.5 साल बीत गए लेकिन अब तक वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है कि काशी की जनता अपने शहीद लाल विशाल पांडे को सम्मान दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करे। इसके साथ ही महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने सरकार से गुहार लगाई कि यदि वह शहीद विशाल पांडे को सम्मान दिलवाने में तत्परता नहीं दिखा रही है तो वह एक स्थान दिलवा दे जहां पर शहीद को कांग्रेस पार्टी और काशी के लोग मिलकर विशाल पांडे का स्मारक बना सके। सब पिछले दिनों कमिश्नर साहब से मिले हैं, उनको 15 दिन का समय दिया है और आज जन सरोकारों से जुड़ने के लिए हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान 15 दिन का है, जगह जगह शहर में भी और गाँवों के ब्लॉकों में भी यह हस्ताक्षर अभियान की आज विधिवत भारत माता परिसर से हम लोग प्रारंभ किए हैं और काशी वासियों से अपील करते हैं कि अपने लाल के सम्मान के लिए आगे बढ़ चढ़कर इसमें हम सबका मदद करें। सरकार ने क्या वादा किया था और क्या नहीं निभाया? सरकार ने वादा किया था कि उनके नाम पे उनकी गली पे गेट लगेगा, सांस्कृतिक संकुल में उनकी प्रतिमा लगेगी। इसके साथ उस गली को बनाकर उस गली का नामकरण हम शहीद विशाल पांडे जी के नाम पे करेंगे और उनके पैतृक निवास रोहनिया में एक द्वार बना करके उस मार्ग का वहाँ पे नाम रखेंगे और सड़क बनाएंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड के विगत 24 दिनों से धरनारत छात्रों से बीएचयू के पूर्व छात्र व उच्च न्यायालय अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने शनिवार को मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड के विगत 24 दिनों से धरनारत छात्रों से बीएचयू के पूर्व छात्र व उच्च न्यायालय अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने शनिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान सौरभ तिवारी ने दृष्टिबाधित छात्रों की समस्याओं को गौर से सुना व तत्पश्चात भरोसा दिलाया कि मामले में अगले हफ्ते छात्रों की तरफ से जनहित याचिका माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा। बीएचयू के छात्रों ने अधिवक्ता से मामले में पहल का अनुरोध किया था। मुलाकात के दौरान दृष्टिबाधित छात्रों ने अधिवक्ता से बताया कि जिला प्रशासन व सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। वह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान अंध विद्यालय पर कब्जा करके ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत अपने व्यापारिक हितों की प्रतिपूर्ति में लगा है। ऐसे में गरीब दृष्टिबाधित छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। बतौर अधिवक्ता मामले में कुछ प्रगति होता नहीं दिख रहा। ऐसे में न्यायिक हस्तक्षेप बेहद आवश्यक है क्योंकि सरकार के स्तर पर कुछ पहल होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में उच्च न्यायालय निश्चित रूप से न्याय करेगी। अधिवक्ता का परिचय दृष्टिबाधित छात्र संतोष कुमार त्रिपाठी में धरनारत छात्रों से कराया। वहीं बीएचयू के शोध छात्र अवनिंद्र राय, उत्कर्ष द्विवेदी व आलोक सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। मांग बहुत ही जायज है। एक ट्रस्ट जो चलता है वो देश के लिए होता है, एक नागरिक तमाम जो है एक समाज के लाभ के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इस केस में सरकार, चूँकि सरकार को सुनना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को नहीं सुन पा रही है, तो अब जो है हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, यही एक फोरम है जहां हम जा सकते हैं PIL के माध्यम से। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं, चूँकि मालवीय जी ने संस्था बनाया, वहाँ से मैं पढ़ा, तो मैंने इनको निःशुल्क रूप से मैं ये दूंगा सुविधा और मैं इनके मुद्दे को हाईकोर्ट में PIL के माध्यम से कोशिश करूंगा कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं फाइल कर दूँ और वहाँ से रिलीज मिलेगी। न्यायालय तो न्यायालय है, सबके लिए है, तो मुझे भरोसा है। वाराणसी आई योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ओवैसी, सपा, बसपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए इन सभी पार्टियों को अस्तित्व विहीन बताया। वाराणसी आए योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ओवैसी, सपा, बसपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए इन सभी पार्टियों को अस्तित्व विहीन बताया। सतीश महाना ने राजभर ओवैसी और चंद्रशेखर के गठजोड़ की आशंका पर कहा कि इन लोगों के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं। बड़े बड़े दल सपा बसपा मिल चुके हैं, सपा कांग्रेस मिल चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओवैसी जिसके साथ जुड़ेंगे उसे जीरो कर देंगे। चंद्रशेखर का राजनीति में क्या अस्तित्व है मैं नहीं जानता, किसी जिले में उन्हें कोई पहचानता हो। अफगानिस्तान से आने वाले पहले सुरक्षित आएं, अगर उन्हें काम की ज़रूरत की बात सामने आएगी तो निश्चित ही उनकी सहायता के लिए विचार किया जाएगा। सारे के सारे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स।
बड़े बड़े दल सपा बसपा मिल चुके हैं, सपा कांग्रेस मिल चुके हैं, तो जिनकी कोई रिलेवेंस नहीं है, और वैसे ही जैसे लोग जिसके साथ जुड़ेंगे उसको ज़ीरो कर देंगे। चंद्रशेखर भी जुड़ रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर का क्या अस्तित्व है राजनीति में मैं तो जानता नहीं, हो सकता किसी जिले में कोई उनको पहचानता हो। जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर तेवर अपनाता है, लेकिन सरकार को वो कहीं पकड़ नहीं पा रही है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 साल के अंतर्गत जो जनमानस में विश्वास पैदा किया गया, विश्वास काम के कारण पैदा किया है। उनके मन वचन और कर्म से वो एक नज़र आते हैं, और वो एक व्यक्ति है और एक व्यक्तित्व है जो केवल देश के लिए और समाज के लिए काम करता है, जिनका अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि भारत माता का वैभव को आगे बढ़ाने का। 21वीं सदी भारत की सदी है, जिस समय उनका ये लक्ष्य है, तो पूरे पवित्र भाव से मैं कहता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गंगोत्री की तरीके से पवित्र वो जो गंगा जल निकलता है उससे अभिसिंचित पूरे देश को करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य की अध्यक्षता में शनिवार को कचहरी के कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य की अध्यक्षता में शनिवार को कचहरी के कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत भवन के सभागार में जिला पंचायत की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के संदर्भ में अपनी बात कही तथा अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने के लिए भी आग्रह किया। इस दौरान कई महिला सदस्यों ने भी जोरदार तरीके से अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। तो वहीं बातचीत के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने कहा कि विभिन्न बिंदुओं और प्रस्ताव को लेकर आज की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चली, जिसके लिए मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया कि दूसरी बैठक के दौरान कई अधिकारी नदारद थे और वहीं अनुपस्थित भी कई अधिकारी मिले, जिन्हें मेरी ओर से नोटिस भी भेजी जा रही है तथा उनसे आग्रह किया जा रहा है कि अगली बैठक में अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करवाएं। जिला पंचायत की आज ये दूसरी बैठक थी और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत अच्छे से चली और सभी सदस्य अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखे और अधिकारियों ने भी समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की गई। और ज़्यादातर हम लोग के अधिकारी लोग आए थे, लेकिन कुछ अधिकारी नहीं आए थे, तो मेरी नोटिस जाएगी कि भाई आगे जो भी बैठक हो उसमें उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो ज़रूर उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। और वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले 15 दिवसीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत शाह हॉस्पिटल रामकटोरा द्वारा लोगों में जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस नेत्रदान पखवाड़े में रामकटोरा स्थित शाह हॉस्पिटल लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के दौरान नेत्र शिविर लगाकर लोगों की आंखों की जांच की गई। साथ ही नेत्रदान महादान के उद्घोष के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं डॉक्टर सुनील शाह ने सिटी वाराणसी के संवाददाता से बातचीत के दौरान नेत्रदान पखवाड़े के बारे में पूरी जानकारी दी और ये भी बताया कि जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक भी किया जाएगा। यहाँ पर कॉर्नियल डोनेशन यानी नेत्रदान की संख्या बहुत कम है। आज वाराणसी आयुर्वेद सोसाइटी में 27 तारीख यानी दूसरे दिन पखवाड़े के तीसरे दिन आज हम लोगों ने
4 नए मरीजों का पंजीकरण किया जिनको आंखें चाहिए। कुल अभी तक 8,672 लोगों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें 7,510 लोगों को आंख मिल चुकी है। अभी भी 1,100 लोग बाकी हैं जिनको आंख चाहिए। प्रतिदिन यहाँ पर 16 जिलों से मरीज दिखाने आते हैं जिनकी आंखों में माड़ा है, सफ़ेदी है, काली पुतली, विटामिन ए की कमी से, चोट लगने से या चूना खाने से या आँखों में जो है गलत दवा डालने से सफ़ेद हो गई है। ऐसे लोगों का नाम पंजीकरण होता है। आई बैंक सोसाइटी में निःशुल्क सेवा है। जब आँख मिलती है तो हम लोग इसको सुरक्षित करके ले आते हैं, उसकी पूरी जांच होती है। ये एक ऐसा आई बैंक है जहाँ स्पेक्ट्रल और कॉन्फोकल दोनों माइक्रोस्कोप एक साथ काम करता है। इससे आँखों की क्वालिटी कंट्रोल चेक होती है और जिन आँखों की जिस ग्रेड का कॉर्निया होता है उसी मरीज को उसी बीमारी के लिए लगाया जाता है। VIDIEA का 2 दिवसीय द्विवार्षिक महाधिवेशन शनिवार से प्रारंभ हुआ, जो रविवार शाम 5 बजे तक चलेगा। VDIEA का 2 दिवसीय द्विवार्षिक महाधिवेशन शनिवार से प्रारंभ हुआ, जो रविवार शाम 5 बजे तक चलेगा। LIC मंडल कार्यालय भेलूपुरा वाराणसी के प्रांगण में आयोजित हुए इस महाधिवेशन के मुख्य वक्ता साथी राजीव निगम, जोनल महामंत्री नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन उत्तर प्रदेश उत्तरांचल और विशिष्ट वक्ता के रूप में कॉमरेड संजीव शर्मा, अध्यक्ष NCZIEF उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, कॉमरेड VK सिंह, अध्यक्ष जीवन बीमा पेंशनर्स संघ, राजेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष LIC क्लास 1 एसोसिएशन, विवेक सिंह, राष्ट्रीय महासचिव LIC विकास अधिकारी संघ थे। इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में राजीव निगम ने कहा कि LIC विश्व की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, जो 99% से भी ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट करते हैं। 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर का पैसा सुरक्षित रखकर उनकी सेवा करती है और देश को नीति आयोग के माध्यम से हजारों करोड़ों का मदद करती है। LIC 13 लाख से अधिक एजेंटों को रोजगार का मौका तथा 1.25 लाख कर्मचारी अधिकारी को नौकरी प्रदान करने वाली 32 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वाली LIC को IPO के माध्यम से शेयर मार्केट में शेयर बेचकर अडानी अंबानी को इसका मालिक बनाने का मौका देना ये देश हित में कदापि नहीं है। इस सम्मेलन के माध्यम से जो चुनौतियां भारत सरकार की नीतियों के रूप में पब्लिक सेक्टर संस्थानों के ऊपर हैं, कर्मचारियों के ऊपर हैं और आम जनता के ऊपर हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर क्या हमारा संघर्ष होना चाहिए और किस तरीके से ये नीतियाँ इस देश के जनमानस को प्रभावित करें, उस पर चर्चा करेंगे और उसके खिलाफ संघर्ष का आह्वान करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि लगातार ये सरकार देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को बेचने पर आमादा है, तमाम संस्थानों को कमज़ोर कर रही है और आज LIC का IPO भी उसी की एक कड़ी है। यद्यपि LIC का निजीकरण नहीं है, लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि LIC जैसे संस्थान जो राष्ट्र के ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, देश की योजनाओं में योगदान करता है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। खुद ये पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पहले कह चुकी थी और आज आने के बाद उन संस्थानों को कमज़ोर करने की कोई कोशिश या उनके विनिवेश की कोई कोशिश करना निश्चित तौर पर पूरी तरीके से गलत है। इस अवसर पर कॉमरेड नारायण चटर्जी के स्वागत भाषण व धन्यवाद भाषण तथा महामंत्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित साथियों का आभार व्यक्त किया गया। VDIEA यूनियन का ये 55वां महाधिवेशन है। इस अधिवेशन के माध्यम से हम प्रस्ताव पारित करके 2 दिवसीय महाधिवेशन है। हम लोग निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारी मुख्य मुद्दा है। IPO निजीकरण, FDI के खिलाफ ये लड़ाई, जो बैंकों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण और LIC का निजीकरण जो BSNL का कर चुके हैं और एयर इंडिया का नीलामी, इन सब चीज़ों को हम लोग परास्त करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद है आगामी चुनाव में इन मुद्दों को लेकर सरकार को जबरदस्त पटकनियाँ देंगे ताकि हमारी निजीकरण रोका जा सके, जो जनता के हित में है। निजीकरण मुर्दाबाद। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कचहरी के बाहर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कचहरी के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हरिशंकर यादव ने बताया कि किसानों की फसलों की लागत बढ़ गई है और मंडियों में लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार का किसानों की आय दुगनी करने का वादा भी जुमला बनकर रह गया है। लगभग 9 महीने से देश के किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और MSP के गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इस मौके पर हवलदार यादव, धर्मराज यादव, हरिशंकर यादव, ओम प्रकाश यादव, राजपूत यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दे रहे हैं कि अगर सरकार हम किसानों के साथ
नौजवान शिक्षित बेरोजगारी की सवाल पर जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उद्योग कारखाने सब बंद हो गए हैं, गांव में तमाम अराजकता पैदा हो रही है। खर्चा तो सबका लगेगा, आया कहाँ से? न उनके लिए कोई उद्योग है सरकारी है, न उनके लिए कोई प्राइवेट ही व्यवस्था बन रही है। सब कुछ प्राइवेट में जा रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, खाद का भाव बढ़ रहा है, जो चीज़ पूंजीपति के हाथ में जा रहा है उसका रेट ज़बरदस्त बढ़ रहा है। शनिवार को मलदैया स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल के तत्वावधान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देशानुसार कोविड-19 की परिस्थितियों में मानव जीवन को बचाने हेतु रक्त की आवश्यकता को देखते हुए शनिवार को मलदैया स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सा द्वारा 60 यूनिट और श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय द्वारा 75 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। उक्त रक्त शिविर का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी महोदय वाराणसी द्वारा प्रातः 9 बजे किया गया, जिसमें निरंकारी भक्तों एवं सेवा दल के सदस्यों द्वारा कतारबद्ध होकर रक्तदान करते हुए दिखाई दिए। अपर जिलाधिकारी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि मानव की सेवा के प्रति इस मिशन की सेवा अभूतपूर्व है, क्योंकि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वाराणसी क्षेत्र के जोनल इंचार्ज श्री सिद्धार्थ शंकर सिंह द्वारा बताया गया कि निरंकारी मिशन द्वारा संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा गुरुवचन सिंह जी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष निरंकारी भक्तों द्वारा मानव जीवन बचाने हेतु रक्तदान किया जाता है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने भक्तों को संदेश दिया कि मानव का रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए। उक्त शिविर में रक्तदाताओं को अल्पाहार दिया गया तथा कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था काशीनाथ यदुवंशी क्षेत्रीय संचालक वाराणसी क्षेत्र की देखरेख में सेवा दल अधिकारियों एवं जवानों बहनों द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया। इस दौरान सेवा दल संचालक राम जन्म सुरेंद्र जी, मदन जी, सुखदेव जी, संतोष पालकी जी के साथ सैकड़ों की संख्या में निरंकारी मिशन के भक्त मौजूद रहे। इस्कॉन मंदिर वाराणसी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव इस बार भी हर वर्ष की भांति श्री कृष्ण भक्ति से विभोर वातावरण के बीच धूमधाम से मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर वाराणसी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हर वर्ष की भांति इस बार भी कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण वातावरण के बीच धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना के वैश्विक संकट को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा इस बार जन्माष्टमी महोत्सव में श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर एवं भगवान के विग्रहों को देश विदेश के सुंदर फूलों से सजाया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति ने जन्माष्टमी के दिन मंदिर की दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की विशेष मंगला आरती, तुलसी आरती एवं श्रृंगार आरती की जाएगी। आरती के पश्चात श्रीमद् भागवत पर प्रवचन होगा। इस बार इस्कॉन के भक्तों द्वारा 24 घंटे का अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन भी किया गया है। शाम 6 से 9 बजे तक ऑनलाइन कीर्तन मेला आयोजित होगा। मंदिर प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं कथा व्यास श्रीमान अच्युत मोहनदास जी द्वारा रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक श्री कृष्ण कथा पर प्रवचन किया जाएगा। तत्पश्चात 11 बजे भगवान का कलश महाअभिषेक एवं रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म पर भगवान को भोग अर्पण कर महाआरती की जाएगी। जन्माष्टमी के दूसरे दिन मंगलवार को नंदोत्सव के साथ साथ इस बार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री LC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं आविर्भाव दिवस पर सुबह से ही मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक तथा 108 महाभोग अर्पण एवं आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। जन्माष्टमी पर आयोजित सभी कार्यक्रम आपको सीधा प्रसारण इस्कॉन मंदिर के YouTube चैनल पर किया जाएगा, जिसके द्वारा घर घर रहकर भी श्रद्धालु सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। इस्कॉन टेम्पल में इस वर्ष हर वर्ष की भांति बहुत अच्छे से महाअभिषेक किया जाएगा भगवान का। उसके लिए 21 प्रकार के द्रव्य, 216 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाएंगे
और उसके अलावा अलग अलग तरह के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। लेकिन कोविड को देखते हुए रात को 10 बजे बाद लोगों के लिए दर्शन उपलब्ध नहीं होगा। उसके पहले दर्शन होगा, कीर्तन होगा। कुछ लोग कोविड के नियमों को पालन करते हुए मास्क लगाकर आते हुए उसमें भाग ले सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन सब कुछ रहेगा सभी के लिए। और आगे ये 30 अगस्त और 31 अगस्त को मुख्यतया होगा। और ये जो वर्ष है वो इस्कॉन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का यह 125वां वर्षगांठ है। 1896 में वे कलकत्ता में जन्मे थे और आज 2021 है। कोई आर्टिस्ट भी आ रहा है बाहर से? इस बार बाहर से बहुत स्पेशल भक्त आ रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, पटना, प्रयाग, दिल्ली तक से बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, MBA के। काशी में विशेषकर गोपाल जी का ये उत्सव मनाने के लिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।